नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय जिला अदालत से आग्रह किया है कि अमेरिका में H-1B वीजा धारकों को कुछ श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। ऐसे में देश विदेश में लोग फंसे हुए हैं। अकेले अमेरिका में ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 को पार कर चुका है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पॉजिटिवों का आंकड़ा भी 38 लाख को पार कर चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना महासंकट के बीच साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही देशों के जंगी जहाजों ने साउथ चाइना सी में अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। इस बीच चीन की नौसेना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। चीन ने अपनी पनडुब्बी को जमीन के अंदर बनी सुरंगों में छुपा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने 9,000 मील तक फैले तटीय इलाके में कई नौसैनिक ठिकाने बनाए हैं। और वहीं भारत में दिसंबर तक 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जन्म हो सकता है। 10 मई को आने वाले मदर्स डे से पहले ये अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो मार्च से लेकर दिसंबर तक भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में शिशु जन्म दर सबसे ज्यादा रहने वाली है और भारत और चीन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। संयुक्त राष्ट्र ने मार्च के महीने में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था, जिसके बाद भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 11 मार्च से 16 दिसंबर के बीच इन 9 महीनों में भारत में 2.1 करोड़ जबकि चीन में 1.35 करोड़ बच्चे जन्म लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने दावा किया है कि भारत मौजूदा तनाव का इस्तेमाल करके घुसपैठ के जवाब के बहाने उनके देश के खिलाफ फर्जी आरोपों का अभियान शुरू कर सकता है। वहीं भारत ने जब कश्मीर में अशांति के पीछे पाकिस्तान के 2 पक्षों के बीच मौखिक युद्ध बढ़ने की वजह बताई तो इमरान खान ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले फर्जी आरोप अभियान के बहाने भारत के लगातार प्रयासों के बारे में दुनिया को आगाह कर रहा हूं। LOC के पार घुसपैठ के भारत द्वारा नवीनतम आधारहीन आरोप इस खतरनाक एजेंडे का हिस्सा हैं। खान ने यह भी दावा किया है कि कश्मीर में हिंसा स्थानीय थी। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी पर ऐसी नीतियां बनाने का आरोप है या इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिससे पाकिस्तान बदनाम होता है। तो आपने देखा किस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भारत लगातार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिला नियंत्रण सीमा पर सटे कस्बा गांव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे हैं, जिसकी चपेट में आने से एक नागरिक जख्मी हो चुका है। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया है। आपको बता दें कि दोपहर बाद से तेज हुई गोलीबारी के इस सिलसिले की वजह से सीमा से सटे इलाकों में दहशत का माहौल है। और अब बात करते हैं BSF की। जी हां, आपको बता दें कि BSF के 2 जवानों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। BSF जवानों की मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि BSF के 2 बहादुर जवानों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, जिसकी उन्हें गहरी पीड़ा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे मामले को लेकर शोक व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री शाह ने परिवार वालों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है और भगवान से उन्हें इस दुखद नुकसान का सामना करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए हम आपको दिखाते हैं। टीम 11 की आयोजित की, उसमें सर्वप्रथम जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं उनको रोजगार व्यापक रूप से दिलाए जाने के लिए कार्य योजना पर विशेष रूप से आज बल दिया। उनके द्वारा मनरेगा, एमएसएमई, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी, खाद, गौ आश्रय स्थल को जोड़ने, दुग्ध समितियों को जोड़ने और अब समय आ गया है पौध नर्सरियों में भी कार्य है श्रमिकों का और कामगारों का, उनको जोड़ने के लिए जो है एक विस्तृत कार्य योजना का निर्देश उन्होंने दिया है। और इसी के तहत जो है आज सर्वप्रथम उन्होंने चर्चा भी की और उस पर समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी संचालित औद्योगिक इकाइयां हैं उनके माध्यम से प्रत्येक दशा में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें कामगारों को रोजगार जो है मिले और उससे जो है लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। एक चीज मुझे बताने में खुशी है कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत अब तक जो है उद्योग विभाग के माध्यम से जो कार्य हुआ है, लगभग 60,000 औद्योगिक इकाइयों में से 54,000 औद्योगिक इकाइयां जो है 631 करोड़ तनख्वाह अब तक बांट चुकी हैं। वेतन का जो है वितरण 631 करोड़ हो गया है। तो जो श्रमिक और कार्मिक इकाइयों में है उनका वेतन का भुगतान 631 करोड़ हुआ है। जो सतत इकाइयां हैं वो 374 हैं जिनमें जो है अब कार्य चल रहा है और सतत इकाइयों में ही लगभग 53,900 कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में एक केमिकल प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव से अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। वहीं विशाखापट्टनम के आरएस वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस के रिसाव होने से तकरीबन 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये घटना दुखद है और इस पूरे मामले पर उनकी नजर है। और वहीं जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है किस तरह की ये घटना देखने को मिली है और इसको लेकर एनडीआरएफ के महानिदेशक प्रधान जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। एंटीडोट है या नहीं है और क्या उसके लिए बचाव कार्य में क्या काम होना चाहिए और एहतियाती तौर पे क्या काम होना चाहिए। और उसके लिए हम केंद्र सरकार की ओर से जो हमारी टीमें आंध्र प्रदेश में हैं, सिर्फ वो ही नहीं देश के और हिस्सों से भी हम क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे जैसे कि डीजी एनडीआरएफ ने कहा कि जो स्टायरीन गैस है वो 6-7 घंटे तक रहती है, उसका डिकंटेमिनेशन के लिए क्या एडवाइस देनी है, वो देश के किस इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके ग्राउंड पे उपलब्ध कराया जाए, इस बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साक्षी महाराज ने शराब बिक्री शुरू करने के फैसले पर सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। सांसद साक्षी महाराज ने ट्वीट कर फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। साक्षी महाराज ने कहा है कि लॉकडाउन जनता के जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर छूट क्यों है, ये सवाल किया है साक्षी महाराज ने। और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, किस तरह के फैसले लिए गए हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। मुंबई और महाराष्ट्र की परिस्थिति
बहुत बिगड़ रही है, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रही है, और विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में अभी कोई समन्वय हमको दिखाई नहीं पड़ता, और इसके चलते पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको इलाज नहीं मिलता, लोगों जो नॉन कोविड है उसका भी इलाज नहीं होता। सायन हॉस्पिटल का आज वीडियो सामने आया है, वो इतना गलत इस प्रकार का मतलब व्यवहार वहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ माइग्रेंट वर्कर्स का भी विषय हमने रखा है कि 25,000 माइग्रेंट वर्कर पैदल जा रहे हैं, राज्य सरकार ने उनको रोकना चाहिए, और केंद्र सरकार ट्रेन देने को तैयार है, मुंबई से भी ट्रेन छोड़ने को तैयार है, ट्रेन में बिठाकर उनको भेज देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी झटक देना ये ठीक नहीं है, हमने उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, किसानों का मुद्दा हमने रखा है कि बड़े पैमाने पर जो हमारे किसान हैं, इन किसानों के पास खेती का सारा माल पड़ा हुआ है, उसकी खरीद नहीं हो रही है। राज्य सरकार ने तुरंत उसकी खरीद करनी चाहिए, चाहे वो तुअर हो, अलग अलग प्रकार के का माल पड़ा है, तो अगर उसका भुगतान अगर किसानों को नहीं मिलेगा, माल खरीदा नहीं जाएगा, तो आने वाले खरीफ में हमारा किसान बहुत तकलीफ में आएगा, इसलिए उसको मदद की जानी चाहिए। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला के अमरावती पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद मेजर अनुज सूद के परिवार वालों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बंधकों को छुड़ाते हुए मेजर अनुज सूद शहीद हुए थे। और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में आज कोविड-19 के 118 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसमें कुल मिलाकर संख्या अब 1,644 बताई जा रही है। ये भी आपको बता दें कि 1,467 मामले सक्रिय हैं। संक्रमण के कारण 28 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आज अमृतसर में 46 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तरनतारन में 43, पटियाला में 6, जालंधर में 12, गुरदासपुर में 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक संख्या जो है बढ़कर 19 हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहिब के सिविल सर्जन NK अग्रवाल ने बताया है कि आज हुजूर साहिब से पहुंचे 13 श्रद्धालुओं में से एक और महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ 150 ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰੀਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ 24 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 13 ਤੇ 5 18 ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 19, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ 'ਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ। और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में अब हफ्ते में 5 दिन ही रियायत मिल पाएगी। प्रदेश में अब अगले 48 घंटे तक शराब की बिक्री नहीं होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसका कड़ाई से पालन करना होगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों में लॉकडाउन के दौरान फिलहाल थोड़ी ढील जरूर दी जा रही है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोग लॉकडाउन को हल्के में ले रहे हैं। इसे देखते हुए गृह मंत्री के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, 2 दिनों का जो ये कंप्लीट लॉकडाउन है, इसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि किराना की दुकानें जो थी ये अमूमन शुरू रहती थी, तो ये भी हम लोग उसमें बंद करवाएंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स जो हैं, मेडिकल स्टोर्स, दूध और जो पेट्रोल की जो ये है शॉप्स हैं, वो सिर्फ ओपन रहेंगे। उसके अलावा बाकी की सभी
दुकानें जो हैं टोटल बंद रहेगी और पब्लिक जो है वो फ्रीली घूम नहीं पाएगी। जैसे कि अभी शाम के 7 से मॉर्निंग 7 बजे तक जो हम लोग कड़ाई कर रहे हैं, तो ये 48 घंटे के लिए टोटल कल शाम के 4 बजे से ये कड़ाई शुरू हो जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर कोहराम मचा हुआ है। जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, चुनावी मैनिफेस्टो में वादा कर भूल गई कांग्रेस की सरकार और इसको लेकर अब लगातार एफआईआर भी की जा रही है। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि इससे राजस्व आएगा। देश भर में शराब की दुकानों को खोल दिया गया है और शराब की दुकानों को खोले जाने का व्यापक तौर पर विरोध हो रहा है। ये भी आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों से कई लोक लुभावन वायदे किए थे। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद शराबबंदी हटाने का निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर हर राज्यों में उसका पालन हो रहा है, लेकिन किसी भी एंगल से शराब पीना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही माना जाता है। अब सरकारों की अलग मजबूरी हो सकती है राजस्व के लिहाज से, अन्यथा शराब पीना और शराब के लिए जिस प्रकार की भीड़ भाड़ का माहौल बन रहा है, यह इस महामारी के लिए बहुत ही खतरनाक ये मौका सरकार के हाथ से निकल गया। जी हाँ, एक 40 दिन तक लोगों ने शराब न पीकर यह संदेश तो दे दिया था कि हम शराब के बिना रह सकते हैं, लेकिन सरकारों ने शराब की दुकानों को खोलकर यह साबित कर दिया कि सरकार शराब बेचे बिना नहीं रह सकती है। शराबी जो शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वे यह साबित कर दिए हैं कि वे रह सकते हैं, सरकारें नहीं रह सकती। सरकार के पास बहुत ही एक अच्छा मौका था शराबबंदी को लेकर, जो सरकार ने खो दिया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और सरकार को और अपने से होके शराबबंदी से लेके गुटखा सिगरेट में भी प्रतिबंध लगाना था, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है स्वस्थ और खुशमुख हो जाती है। ये पहला एक इतना अच्छा मौका गवा दिया सरकार ने। परिषद शिव दत्ता, प्रदेश अध्यक्ष, देवभोग मिल्क पार्लर के पास शराबबंदी करने का भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार बनी थी, हमारे भूपेश बघेल जी माननीय श्री मुख्यमंत्री, इन्होंने ये कहा था कि शराबबंदी की जाएगी। बाकी आज तो ऐसा लग रहा है कि गरीब के पेट के अंदर रोटी कम और शराब ज़्यादा है। जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पैसे है गरीब के पास, वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा 1-1 किलोमीटर दूर तक के शराब के लिए लाइन लगाए हुए और पुलिस उसकी रखवाली कर रही है। ये समझ से बाहर है ये बात। आज प्रदेश के अंदर देख लो, पूरे प्रदेश के अंदर शराबों की दुकान खुली है। खाने पीने के लिए जो चाय के जो ठेले लगा करते थे, उसके ऊपर बंदिश है। चाउमीन की दुकानें लगती थी, उसके ऊपर बंदिश है। बाकी ये समझ में नहीं आ रहा शराब के लिए इतना क्या है, इस तरीके से क्यों करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अच्छे जरूर हैं, बाकी ऐसा लगता है कि मोदी के इशारे के ऊपर ये अब ये चलने लगे हैं। और वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई के सायन अस्पताल में कोरोना के मरीजों के मामले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के पास संक्रमण से मारे गए लोगों के शव रखे हुए हैं। मरीज और उनके परिवार वालों ने अस्पताल के प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लाशें रखी हुई हैं, जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा है। वीडियो वायरल हो चुका है। मुंबई के सायन अस्पताल का ये नज़ारा है। और वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के सूरत शहर के सचिन थाना क्षेत्र के पाली गांव के डीके नगर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज होने के चलते उस एरिया को आइसोलेट किया गया और वहां पर रह रहे लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन गांव के अंदर ही कुछ लोगों का आपस में विवाद हो गया और विवाद करते हुए लोग बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो वहीं लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया।
आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से लोग घरों के बाहर निकले हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ लोग पुलिस की हिरासत में हैं। दस बजे के आसपास में एक पाली गांव है सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंदर में, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में है। बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और एरिया को आइसोलेट किया गया है। उस एरिया में कुछ लोगों ने अंदर किसी के साथ अंदर झगड़ा हुआ, मारामारी हुई, तो वो लड़ते लड़ते बाहर आए। पुलिस पॉइंट था, पुलिस ने रोका तो पुलिस के ऊपर भी पथराव वगैरह किया है। पुलिस तुरंत पहुंच गई और पुलिस ने पूरे जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनमें से 35 से 40 लोगों को अभी राउंड अप किया है, डिटेन किया है। और जैसे कि लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पूरे भारत की बात की जाए तो कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते हर कोई अपने अपने स्तर पर सहयोग भी कर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के सोनीपत की जेल में बंद कैदी भी संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़े हैं और हर रोज वन टाइम यूज वाले तकरीबन 15,000 मास्क बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 लेयर मास्क 1,500 के करीब बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कैदी प्रवासी मजदूरों के लिए भी हर रोज जेल से 3,000 रोटियां बनाकर भेज रहे हैं। हमारे बंदी भाई लगभग कपड़े के 1500 मास्क के लगभग बना रहे हैं रोज, और डिस्पोजेबल मास्क है वो पीपीपी मोड में लगभग 12-13,000 मास्क रोज बन रहे हैं। पीपीपी मोड वाले मास्क हैं वो हम वैध योग संस्था है उन्हीं को दे रहे हैं, और जो कपड़े के मास्क बन रहे हैं उसमें से अलग अलग एसपी साहब ने भी रॉ मटेरियल दे के हमारे से मास्क बनवाए थे, तो उनको 3500 मास्क पुलिसकर्मियों के लिए बनाए, और जुडिशरी ने भी हमें रॉ मटेरियल दिया था, तो जुडिशरी के लिए भी हमने 7-8 हज़ार मास्क बनाए हैं। सर अभी तक टोटल बात करें कितने मास्क सोनीपत जेल से बन के जा चुके हैं? लगभग डिस्पोजेबल मास्क 2.5-3 लाख के लगभग बन गए हैं, और कपड़े के मास्क है तो 8-10 हज़ार मास्क वो भी बन गए हैं। सर कितने कैदी इसमें काम कर रहे हैं इसमें? लगभग 50-60 बंदी हैं, जिसमें औरतें भी हैं और अंडर ट्रायल और कन्विक्ट हैं, दोनों मास्क बना रहे हैं। सर जो मास्क बन के बाहर जाते हैं उनका कुछ रेट तय किया हो, कुछ लिया जा रहा हो? नहीं, हमने जो पीपीपी मोड में जो मास्क बना रहे हैं उसकी तो वेजिस ले रहे हैं, लेकिन जो कपड़े के मास्क बना रहे हैं उसके लिए कोई वेजिस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, क्योंकि बंदी भाइयों ने भी मेरे से यही आग्रह किया था कि हमारा भी योगदान होना चाहिए बनाने में, तो इसलिए वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। सर जो रोटियां बनाकर संस्था को दे रहे हैं वो किस तरह से काम कर रही है? वैध योग संस्था ने हमारे से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था भी हम रॉ मटेरियल दे देंगे और आप हमें रोटियां बना के दे दीजिए, तो वो लगभग शुरू में 3500 के लगभग रोटियां बन रही थी रोज़, तो उन्होंने गैस और आटा उन्होंने प्रोवाइड करवाया था, और उनको हम रोज़ 3,000 के लगभग 3200 के लगभग रोटियां बना के दे रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में बुधवार को शराब की बिक्री शुरू होने के बाद हाईवे पर शराबियों का हुड़दंग देखने को मिला। ताज़ा मामला गुरुग्राम के राजीव चौक से सामने आया, जहां शराब के नशे में चूर एक युवक ने अपनी गाड़ी को इतनी तेज ब्रेक लगाई कि उसकी गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा गई और पलट गई और युवक उसी गाड़ी में फंस गया। वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से युवक को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पुलिसकर्मी और आसपास के लोगों ने मिलकर इस युवक को गाड़ी से बाहर निकाला। गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। हुड़दंग यहां होता हुआ नजर आया, और जैसे ही शराब यहां पर शुरू की गई है बेचने के लिए, उसके बाद शराबियों का हुड़दंग लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये इसके कंट्रोल से एकदम बाहर होगी और ये जैसे अनियंत्रित होकर सीधा इससे टकरा गई, उसके बाद पलट गई। हमने फिर फ़ोन कर दिया, पीसीआर आ गई, उसके बाद इसको हमने बाहर निकाल दिया। अभी आपके सामने। आप कहाँ का रहने वाला, कुछ पता लगा इसका क्या? पता नहीं सर, कौन सा नगर बता रहा है अभी, इसका ना थोड़ा ये पिए हुए है, अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं लग रहा है। आप कैसे बाल बचे हैं अभी? एक बार अब सर यहाँ पे खड़े थे, हमारे राइडर पे इधर ये एग्जिट 10 पे ड्यूटी थी। अभी इधर से हम बाइक बस साइड में खड़ी की थी हमने, पीछे वो हमारी बाइक है। इतनी देर में हमें गाड़ी पूरा दिखाई दी, वहाँ से आई और रोड एकदम खाली था, रोड पे कोई भीड़ थी भी नहीं।
और आते ही इसके अंदर लगे। युवक क्या ड्रामा कर रहा है, क्या कर रहा है युवक? ये पूरा नशे में, इसकी हिम्मत भी नहीं थी उठ ले गाड़ी से बाहर आ सके, मुश्किल से इसको पकड़ के हमने बाहर निकाला है। और अब आप देख लो कैसे बहस कर रहा है, मानने को तैयार। तो वाकई में परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरह से यहाँ शराबी युवक गाड़ी चलाता हुआ नजर आया। शुक्र ये रहा कि वहाँ पर पुलिस के ऊपर उसने गाड़ी नहीं चला दी, हालांकि डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर वो खुद भी परेशानी में जरूर फंस गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।